नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी सहित मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलिस वाज और दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मतदान में हिस्सा लिया। मतदाताओं को रिझाने के लिए आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गारंटी जारी की, तो बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश की। यह वादे इसलिए भी मायने रखते हैं कि इन्हें याद दिलाकर ही जनता अपने काम पूरे करा सकती है। महज 3 दिनों में रिजल्ट आना है। उससे पहले जानते हैं क्या है संकल्प पत्र और क्या है केजरीवाल की गारंटी। केजरीवाल की गारंटी है कि अगले 5 साल में युवाओं को रोजगार देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हर महिला को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। सरकारी हो या प्राइवेट, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। पानी के गलत बिल को माफ किया जाएगा। हर घर 24 घंटे पानी देने का वादा किया गया है। यमुना को साफ करेंगे, जो पिछले टेन्योर में नहीं हो पाया था। दलित समाज के बच्चों की विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। छात्रों को बस में मुफ्त सफर और मेट्रो किराए में विशेष छूट देगी। विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। पुजारियों, ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए का वेतन मिलेगा। किराएदारों के लिए अलग बिजली का मीटर लगाया जाएगा। आधुनिक सीवर सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। सभी ऑटो वालों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए, बच्चों को मुफ्त कोचिंग, 10 लाख रुपए का बीमा भी कराया जाएगा। सभी RWA को सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए मासिक राशि केजरीवाल के जरिए दी जाएगी। केजरीवाल की ये प्रमुख सुविधाएं जारी रहेंगी, जिनमें दिल्ली में मुफ्त बिजली वाली योजना, नो पावर कट का वादा किया गया है, उसको जारी रखा जाएगा। बुजुर्गों के लिए मुफ्त यात्रा को भी जारी रखा जाएगा। दिल्ली में मुफ्त पानी की सेवा वाली गारंटी भी जारी रहेगी। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का वादा किया गया है। मुफ्त और अच्छी शिक्षा का ऐलान किया गया है। अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज और दवाइयां बांटी जाती रहेंगी। दिल्ली के मतदाताओं को रिझाने के लिए बीजेपी ने 3 भाग में संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने संकल्प पत्र में दिल्ली वासियों के लिए चुनाव जीतने के बाद कई बड़ी योजनाओं को लागू करने का ऐलान किया। बीजेपी की सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मासिक सहायता देने का वादा है। यह केजरीवाल की गारंटी से 400 रुपए ज्यादा है। बीजेपी ने 500 रुपए में LPG सिलेंडर देने का वादा किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2500 रुपए की पेंशन की घोषणा की गई है। बड़ी घोषणा है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को KG से लेकर PG तक, यानी नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता और 2 बार आवेदन शुल्क, परीक्षा के लिए यात्रा खर्च की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें 10 लाख का जीवन बीमा कराया जाएगा। 5 लाख की दुर्घटना बीमा कराई जाएगी। वाहन बीमा और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। घरेलू सहायकों के लिए कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, वाहन बीमा और बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और महिलाओं को 6 माह का भुगतान सहित मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 2 गुनी की जाएगी। मजदूरों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। दिल्ली में 13,000 नई इलेक्ट्रिक बस लगाई जाएंगी। दिल्ली के 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना का विकास किया जाएगा। 5 साल में दिल्ली की समस्या को खत्म करेंगे। 20 लाख युवाओं के लिए रोजगार सृजन होंगे। 1700 अधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देंगे। दिल्ली में 5 लाख का इलाज फ्री होगा। 13,000 सील की गई दुकानों को दोबारा खोला जाएगा।
चुनावी लहर नहीं होने के कारण और हार की आशंका के चलते सभी राजनीतिक दल अलर्ट पे हैं। दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि प्रमुख दल भी प्रचार के मामले में अपने प्रत्याशियों की कमियां निकालकर उन्हें लगातार अलर्ट कर रहे हैं। ये अलर्ट कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि केजरीवाल जैसे दिग्गजों को भी मिल रही है। इस विधानसभा चुनाव में दिग्गजों की सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा में इस बार केजरीवाल की सीट फंसी लग रही है। इसका कारण है कि एक तरफ भाजपा ने पूर्व सांसद और मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस सीट पर मजबूत प्रत्याशी के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा है। तीनों प्रत्याशी लगातार अपना प्रचार अभियान तेजी से चला रहे थे। इस सीट पर बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारी और झुग्गी बस्तियों के लोग हैं। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही केंद्रीय कर्मचारी के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा कर दी। बीजेपी इसके बाद माहौल को अपने पक्ष में मान रही है। दूसरी तरफ झुग्गी बस्तियों के वोट में छेद लगाने के लिए संदीप दीक्षित लगातार मेहनत कर रहे हैं। यह सीट चुनाव प्रचार को लेकर लगातार चर्चा में भी है। केजरीवाल इस सीट से 2013, 15 और 2020 में भारी मतों से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसा ही हाल दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट का है, जिसे अभी तक आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के लिए सुरक्षित मान रही थी, लेकिन दिल्ली के दंगल में बड़े से बड़ा नेता लहूलुहान हो रहा है। दिल्ली के जंगपुरा में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता केजरीवाल को छोड़कर मनीष सिसोदिया भी इस बार सीटों के बंटवारे में फंसे हुए हैं। मनीष सिसोदिया की भी सीट इस बार फंसी हुई लग रही है। सिसोदिया इस बार उस पप्पड़गंज सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे जहां से वह पिछले 3 बार से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा सीट को चुना है और इस सीट से चुनाव मैदान में है। इस सीट पर राजनीतिक समीकरण यह है कि सिसोदिया के सामने भाजपा ने तरविंदर सिंह मारवा को उतारा। तरविंदर सिंह मारवा इस क्षेत्र से पहले विधायक रह चुके हैं। उनके बेटे इसी विधानसभा क्षेत्र के एक निगम पार्षद भी हैं। कांग्रेस के फरहाद सूरी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। फरहाद सूरी कई बार विधायक रही ताजदार बाबर के बेटे हैं। पहले से महापौर रहे और उनके रिश्तेदार इसी सीट से एक निगम वार्ड के पहले निगम पार्षद रह चुके हैं। कहा यहां तक जा रहा है कि अच्छी छवि के चलते सूरी मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ हिंदू मतदाता भी फरहाद सूरी को वोट दे रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि चुनावी विश्लेषक दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की सीट को भी सुरक्षित नहीं मानते। कालका जी सीट की बात करें तो इस सीट से दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी दोबारा चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट पर बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी को उतारकर मुख्यमंत्री को कड़ी टक्कर दी है। वहीं कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा को चुनाव मैदान में उतार दिया है और वह जमकर टक्कर दी। यहां भी तीनों प्रत्याशी जी जान से जुटे रहे और प्रचार अभियान को लगातार गति देते रहे। बीजेपी प्रत्याशी रमेश विधूड़ी द्वारा तीखे बयानों के चलते यह सीट चर्चा में बनी रही। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बात करें तो उनको भी हर सीट पर कड़ी टक्कर मिल रही है। बीजेपी के धुरंधरों की बात करें तो प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से आजमा रहे हैं, जिस पर केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के साथ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी मैदान में है। यह सीट उनके लिए नाक का सवाल बना हुआ है। रमेश विधूड़ी कालका जी सीट से लड़ रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ लड़ रहे हैं बीजेपी के रमेश विधूड़ी। स्थानीय कार्यकर्ताओं को एकजुट कर चुनाव प्रचार में लगाने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से पंजाबी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार इस कारण पंजाबी और सिख मतों को अपने साथ जोड़ने की चुनौती उनके सामने बड़ी है। बीजेपी के दिग्गज नेता है विजेंद्र गुप्ता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। दिल्ली की रोहिणी सीट से दावा ठोक रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली हैं, गांधीनगर सीट से बीजेपी से वर्तमान विधायक अनिल वाजपेयी का टिकट काटकर उनको दिया गया है, जिसके बाद भीतराघात की आशंका जताई जा रही है। बिजवासन सीट से अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश राणा यहां से विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में 800 मतों से हार गए थे। उनका टिकट कटने से वह
और उनके समर्थक नाराज हैं, जो भी हितराघात कर सकते हैं, जो बीजेपी के लिए भारी पड़ेगी। राजकुमार आनंद हैं पटेल नगर सीट से भाजपा नेता। स्थानीय कार्यकर्ताओं को एकजुट कर अपने साथ लाने की चुनौती उनके सामने बड़ी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि अरोड़ा, राजनीतिक विश्लेषक, और भूपेंद्र सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि अरोड़ा जी, दिल्ली के दिल में कौन है? नतीजे आएंगे तो क्या चौंकाने वाले होंगे या तीसरी बार रिपीट होंगे? रवि अरोड़ा जी। जी बिल्कुल, दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि इस बार सारे राजनीतिक पंडित कहीं ना कहीं असमंजस में है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है। बड़ी कांटे की टक्कर है और हर सीट पर एक नया ही आंकड़ा देखने को मिल रहा है। काफी समय पहले ऐसा लग रहा था कि एंटी कंपेंसी है, फाइट शायद कम रहेगी, बीजेपी अच्छा स्कोर मारेगी। पर अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, उसके बाद जिस प्रकार से फ्री की रेवड़ियों का एक पूरी तरह से बौछार कर दी गई, जैसे महिला सम्मान के लिए 2100 रुपए की योजना सामने आई और लगातार सड़कों पर महिलाएं निकल आई, उसके बाद लगने लगा कि अब बीजेपी भी कोई मोर्चा मारने वाली है। बीजेपी ने भी वही किया और कांग्रेस ने भी वही किया, 2500 रुपए का डिक्लेयर कर दिया। लेकिन मैं समझता हूं इस बार कांटे की टक्कर है, क्योंकि जब 2100 रुपए की बात की गई थी आम आदमी पार्टी द्वारा, तब महिलाओं की लंबी कतारें सड़कों पर देखने को मिली। और अब उसके बाद लेकिन रवि अरोड़ा जी, ये जो फ्री बीज का मामला है वह मतदाताओं को लुभाता है। 2-3 ऐसे चुनाव हुए जब लगता था कि सत्ताधारी पार्टी हार जाएगी, फ्री बीज के भरोसे वह चुनाव जीतती रही है। अब दिल्ली में 2500 रुपए बीजेपी घोषित कर रही है, 2100 रुपए कांग्रेस घोषित कर रही है, 2500 कांग्रेस भी घोषित किया और 2100 रुपए आम आदमी पार्टी। तो क्या ये 400 रुपए की कमी कहीं आम आदमी पार्टी को भारी पड़ेगी? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? इसका रीजन है क्योंकि आम आदमी पार्टी में एक बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही फ्री बीज की शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक उन्होंने चाहे फ्री बिजली की बात करी, फ्री पानी की बात की। वो ठीक है कि पानी गंदा आता है, वो ठीक है कि पानी नलों में नहीं आता, लेकिन बिल नहीं लिया जा रहा, यह बड़ी बात है अपने आप में। जहां तक जो फ्री बिजली की बात है, तो 200 यूनिट तक उन गरीब लोगों को, जो लेबर क्लास लोग हैं, उनको मिल रही है, उसका फायदा वो उठा रहे हैं। तो इसलिए ये एक, और फ्री में जिस प्रकार से महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, तो ये सब बातें कहीं ना कहीं लुभाती हैं वोटर्स को। और इस बार क्योंकि आपने देखा 2100 के बाद लगातार जिस प्रकार से बैक फुट पर थे आम आदमी पार्टी, उसके बाद फ्रंट पर आ गई और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी आखिर उन्हीं की नक्शे कदम पर चलना पड़ा। जबकि बीजेपी लगातार विरोध करती थी फ्री बीज का, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को भी डिसीजन लेना पड़ा और डिक्लेयर करना पड़ा कि हम 2500 देंगे। मतलब साफ है कि ये फ्री बीज की योजना है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लुभा रही है। चलिए, भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। भूपेंद्र जी, क्या लग रहा है, संकल्प पत्र बनाम गारंटी योजना, बीजेपी का संकल्प भारी पड़ेगा या केजरीवाल की गारंटी? देखिए, निसंदेह कहा जा सकता है कि चुनाव बड़ा कांटे का है, लेकिन मुझे लगता है कि आप प्रत्याशित परिणाम आएंगे। देखिए, लोग के चुनाव के बाद लगभग 9 माह बाद चुनाव होते हैं और पिछली लोकसभा में 24 की अगर चुनाव देखें तो उसमें लगभग 54% वोट बीजेपी को मिला और जिससे 7 सीटें उन लोगों ने 4 और 3 करके इंडिया ब्लॉक से लड़ी हुई। आज इंडिया ब्लॉक की लगभग 6 पार्टियां अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रही और जिससे क्या होगा कि लोकसभा चुनाव और उसके चुनाव में बड़ा अंतर आएगा। और मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से दोनों लोग रेवड़िया बांटने की परंपरा चलाई है, चाहे महिलाओं के लिए योजना हो, चाहे बीमा किया हो 10 लाख रुपए का, और कांग्रेस ने तो 25 लाख तक ऑटो वालों को किया है, तो योजना है, फ्री बिजली की 300 यूनिट है। तो ये जो योजनाएं हैं, अब बात यह है जनता के सामने ये है कि हमको टेस्ट किस पर करना चाहिए, हम कौन पाएगा। और हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा जो 18% वोट है जो स्विंग करता है और हार और जीत को निश्चित करता है, आप उस राजनीति के हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से वहाँ पे ने अपने एससी कैंडिडेट को उतारा है, गौतम हो चाहे विदु रीति हो, और ये के नेता हैं और पूर्व में भी सांसद रहे हैं। तो जिसके लगता है कि जो वोट एससी का और जो को कंबाइन करके और मुस्लिम कंबाइन करके आप पार्टी को मिला था, वो इस बात हो सकता है कि ये कहा जाए कि हम क्योंकि उन राज्यों में जिस तरह से एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम की परियोजना रखी गई है, तो उनके 3
3 कैंडिडेट के हैं, जिसमें वर्मा जी मान लीजिए और विदुरी और दुष्यंत गौतम। तो ये ऐसा लगता है कि ऐसी वोट जो बीजेपी को मिलने की संभावना है, और दोनों नेताओं की सीट घिरे हुए हैं। भूपेंद्र जी, सीधा सवाल आपसे, आवाज आ रही भूपेंद्र जी? जी जी भूपेंद्र जी, सीधा सवाल, क्या आपको इस चुनाव में किसी पार्टी की लहर दिखी या बिना लहर के चुनाव खत्म हो गया? देखिए, लहर की बात तो देखिए तो ग्रास रूट पे लोगों ने बहुत काम किया है और अपने मतदाताओं को दुखाने के लिए पूरी कोशिश की है। बीजेपी देखिए, मोदी जी ने खुद लड़ा है पहली। नहीं, जनता के बीच में क्या किसी पार्टी की लहर आप देख पा रहे हैं या नहीं? नहीं, जो लहर का तो संभावना ये लग रही है कि बीजेपी ने अपने ग्रास काम किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अप्रत्याशित परिणाम में केजरीवाल जी की भी सीट फंसी हुई दिख रही है। केजरीवाल जी को भी जीतना मुश्किल मुझे लगता है कि बहुत कठिन है, और अगर इस तरह से परिणाम आएंगे तो ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी संभावना नहीं थी। लगभग 12 जो सीटें हैं जो बिल्कुल कांटे की टक्कर है, वीआईपी सीटों पे कांटे की टक्कर हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया। रवि अरोड़ा जी, क्या लग रहा है कि नतीजे तरफा होंगे या मिले जुले होंगे? किसी पार्टी की लहर आपको दिल्ली में दिख रही है? आपसे भी वही सवाल जी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ। देखिए, मोदी जी आज भी दिल्ली वालों की पहली पसंद है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह सब देश के जब नेशनल जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो मोदी जी आज ही पहली पसंद है। लेकिन जब बात दिल्ली की कर रहे हैं तो दिल्ली वालों में एक माहौल इस प्रकार का आम आदमी पार्टी ने बनाने की कोशिश की, जिसमें बताया गया कि सारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा फ्री की, कुछ जितनी भी योजनाएं चल रही है उनमें से कुछ ही मिलने वाला। बेशक से बार बार बीजेपी द्वारा, खुद नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी कहा गया कि सभी जो जितनी भी योजनाएं चल रही है वैसे जारी रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों के मन में जिस प्रकार का माहौल बनाने की आम आदमी पार्टी ने चाहे फोन के जरिए या अपने कार्यकर्ताओं के जरिए पहुंचाने की कोशिश की, और इससे हुआ क्या कि दिल्ली के अंदर अभी तक सटीक कहना गलत होगा कि ये पार्टी आ रही है, लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी जो है आम कार्यकर्ता तक अपनी बात पहुंचाने में लगभग कामयाब रही। लेकिन इतना पहले से उसकी सीटें बहुत कम हो सकती है, ये भी तय है। सरकार बनाने में शायद हो सकता है वो बना ले, लेकिन ये भी तय है कि आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता हारने वाले हैं, ये भी तय है। मतलब यह है कि कई सीटों पर बड़ी फाइट हो रही, क्योंकि इस बार बीजेपी सिर्फ सत्ता में आने ही आना चाहती, वो चाहती है जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनको हराया जाए, और शायद इसलिए दिग्गज उतारे। इसी काम में कांग्रेस भी लग गई है, कांग्रेस ने भी सारे बड़े नेता उनके सामने उतारे हैं। तो ऐसे में मामला त्रिकोणीय बनता है उन सीटों पर जहां पे बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के फर्स्ट लेयर के नेता हैं। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आम जनता जो है वो किस तरफ जाती है। लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बहुमत में आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फाइट कांटे की है, बीजेपी की पहले से बहुत ज्यादा सीटें आने वाली, ये भी तय है। लेकिन बहुत सीटों पर ऐसी कांटे की टक्कर आने वाली, क्योंकि वहां पर खासकर जहां पे बड़े नेता हैं, तो ये अपने आप में चौंकाने वाले। वहां से आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया की सीट आसानी से निकल जाएगी? नहीं, मुझे लगता है मनीष सिसोदिया शायद सीट ना निकाल पाए, आरसीसी के बारे में आपका क्या विचार है? कालका जी बिल्कुल। देखिए, वहां भी कांटे की टक्कर है, वहां अभी कुछ भी कहना गलत होगा, क्योंकि वहां जबरदस्त फाइट चल रही है वहां पर भी। नई दिल्ली की केजरीवाल की सीट, केजरीवाल की सीट पर भी यही हाल है। केजरीवाल की सीट पर क्योंकि भूपेंद्र सिंह जी, क्या आप रवि अरोड़ा जी के आकलन से सहमत हैं कि तीनों सीटें आम आदमी की फंसी हुई हैं? बिल्कुल फंसी हुई है, और मैं आपको ये बताऊं कि 3 नहीं और भी हैं। सत्येंद्र जैन की भी सीट फंसी हुई है, और गोपाल राय की भी सीट फंसी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी से काम किया है वो अप्रत्याशित है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पिछली विधानसभा में 40%, 39 कुछ प्रतिशत वोट मिला था बीजेपी को। अगर बीजेपी इतनी मेहनत करने के बाद अगर 4% वोट बढ़ाती है, 44 और 46 के बीच करती है, तो देखिए आप विधानसभा का सिनेरियो बदल जाएगा। और अगर इसको अगर नहीं लग पाई तो फिर दूसरी बात है। लेकिन जिस हिसाब से मेहनत लग रही है और जिस हिसाब से जातिगत वोट को शिफ्टिंग करने की बात है, चाहे पूर्वांचल का वोट हो, चाहे ब्राह्मणों का वोट हो, चाहे जाटों का वोट हो, एससी वोट हो, और शायद पिछड़ा वोट हो, इस सबको, और पंजाबी वोट, जिसको शिफ्टिंग करने की बीजेपी ने बहुत कोशिश की, क्योंकि खुराना जी के बालक को भी इस बार चुनाव लड़ा गया। तो भूपेंद्र जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी केजरीवाल पे भड़के, केजरीवाल ने राहुल गांधी को कायर कह दिया,
राहुल गांधी ने शीश महल की बात की, भ्रष्ट शराब घोटाले की बात की, जिससे केजरीवाल तिलमिला गए। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने के लिए बदरुद्दीन का सहारा लिया। क्या ये सब रणनीति कामयाब होती हुई दिख रही है या बैकफायर कर जाएगी केजरीवाल को? जी देखिए, जो आप पार्टी है, आप पार्टी 2011 में अन्ना आंदोलन से जो उत्पन्न हुई है, उसने हमेशा एक हर इलेक्शन में एक नया नैरेटिव बनाया। जिस तरह से अभी भी एक नया नैरेटिव उन्होंने कहा कि जो योजना हम चला रहे हैं वो बंद हो जाएंगी, बीजेपी को उसको डिनाई करना पड़ा। लेकिन बीजेपी अब इस स्ट्रेटेजी को समझ गई है और वो चाहती है कि ये झूठ को सामने, जनता के सामने रखा जाए। दूसरी बात, जो ड्रॉबैक आप पार्टी के पास है वो ये है कि उनके अधिकांश नेता, बड़े नेता जेल जा चुके हैं और पैरोल पे, और वो जो स्वच्छता राजनीति के लिए आए थे। नहीं भूपेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल और कांग्रेस में जो बातें कही हुई, जो आरोप प्रत्यारोप लगे, जिसमें राहुल गांधी सीधे तौर पे आरोप लगाते हैं कि शराब घोटाले का आरोपी है या मुलजिम है, आरोप लगाते हैं कि शीश महल बनवा लिया अपने घर के लिए, और जबकि कहते थे हम 2 कमरे का मकान भी नहीं लेंगे सरकारी, इस तरह की बातों के बाद केजरीवाल हमलावर हो गए। तो क्या जो आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगे उससे क्या मुस्लिम वोट बटेंगे? देखिए, दिल्ली का जो वोट है वो पढ़ा लिखा है और सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है, तो निश्चित रूप से वो देख रहा है कि इन दोनों की लड़ाई हो रही है। और दूसरी बात, कांग्रेस अपने धरातल को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अगर वो आरोप और जो एलिगेशन नहीं लगाएगी तो वो उसकी वोट को कैसे प्राप्त करेगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और राजनीति में क्या मतदाताओं पे इसका असर होगा? बिल्कुल होगा, मतदाताओं का होगा कि ये लोग आपस में चुनाव 9 महीने पहले गठबंधन से लड़े थे, आज ये स्थिति में इसके अनुरूप नहीं है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि अब इसका तीसरा विकल्प बीजेपी है और बीजेपी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। तो और जो जाति के भी वोट है और उनने जो बड़े बड़े नेता उतारे हैं, वहां के पूर्व सांसदों को उतारा है, संगठन के लोगों को उतारा है, तो जिसके कारण वो भी एक ताकत मिलेगा। और ये निश्चित है कि जब उन्होंने 40% वोट पिछली विधानसभा में प्राप्त किया था, अगर उसकी बढ़ोतरी करते हैं तो आप ये मान के लिए 30 सीटें लगभग 10,000 वोटों से हारी गई थी, उनके परिणाम किस तरह से होंगे? बदल सकते हैं, नतीजे बदल सकते हैं। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। केजरीवाल कहते हैं बीजेपी की मिली भगत के कारण राहुल गांधी को सजा नहीं हुई। नेशनल हेराल्ड मामले में जो ओपन एंड शट केस था, केवल बीजेपी की मिली भगत के कारण राहुल गांधी को सजा नहीं हुई। इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या अब केजरीवाल को अपने मुस्लिम वोटरों पे भरोसा नहीं है? उसे एकजुट करने के लिए ही कांग्रेस पे तीखा हमला कर रहे हैं और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस तो कहीं लाइन में ही नहीं है। रवि असल जी बिल्कुल, देखिए इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो है केजरीवाल जिस प्रकार से जानते हैं कि उनका वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक इस बार उनसे बहुत खफा है और वो कांग्रेस के पास वापस जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है कि कांग्रेस ही इस समय पे बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, सामने से नहीं कर रही लेकिन पीछे से कर रही है। तो ये दिखाने की कोशिश है। मुझे लगता है कि शायद केजरीवाल जी भूल गए कि उन्होंने पिछली लोकसभा में कि कांग्रेस के साथ ही अलायंस कर रखा था। मतलब अगर ये खुद करते हैं कांग्रेस से अलायंस तो सब ठीक है, लेकिन आपको यह भी मैं क्लियर कर दूं कि बीजेपी भी इस बार बड़ी तैयारी में है। बीजेपी 2 तरीके से काम करती है, इलेक्शन तो लड़ ही रही है, साथ में मुझे लगता है इस बार प्लान बी भी जारी रहेगा। अगर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हार जाते हैं और बीजेपी की 25 से ज्यादा सीटें आ जाती है तो मुझे लगता है खेला हो सकता है। और ये बात और बता दूं, अगर सरकार बन भी जाती है आम आदमी पार्टी की तो भी लंबे टाइम तक चलने वाली नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी रणनीति बीजेपी तैयार कर रही होगी कि किस प्रकार से सत्ता में आना। 27 साल का वनवास है, तो मुझे लगता है इतना आसान नहीं है, इस बार कांटे की टक्कर है दोनों तरफ से। लेकिन आरोप प्रत्यारोप चाहे केजरीवाल जी कुछ भी कहे, लेकिन केजरीवाल जी और राहुल गांधी तो अगर इनका भी अलायंस होना तय है, अगर सीटें कम पड़ती हैं और कुछ कांग्रेस की सीटें आ जाती हैं तो ये भी बता दूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ भी अलायंस कर सकती है। तो इनको कोई चलिए, लेकिन जनता कैसे मतादेश दे रही है अपना, उस पर भी बहुत चीजें निर्भर रहेंगी। लेकिन नतीजे 8 तारीख को आएंगे, तभी अंतिम फैसला होगा कि दिल्ली के दिल में कौन है। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।